हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। और आज के इस वीडियो में गवर्नर जनरल से संबंधित प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या ये ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये ठीक है। लॉर्ड क्लाइव नहीं थे, रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, बल्कि वॉरेन हेस्टिंग थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। और ये देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ये पहले से थे, 1772 से थे ये, और 1774 में जो बंगाल के गवर्नर का पद था, इसको गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो 1834 में, जब ये 1834 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो विलियम बेंटिक जो है वो अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये देखिए, रॉबर्ट क्लाइव का दिया हुआ इन्होंने टाइम पीरियड। ये बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 तक और 1765 से 67 तक 2 बार इनकी अवधि रही है, लेकिन ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में नाम किसका आएगा? विलियम बेंटिक का, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्टार लगा हुआ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, क्योंकि कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लाइव का इसमें सीक्वेंस लगाना है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल बनना। ये देखिए कब कब हुआ। बक्सर का युद्ध हमें पता है कब हुआ, 1764 में। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ है, उसके बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई है। कब? 1765 में। ठीक है, अगस्त में हुई थी। और इलाहाबाद की 2 संधि हैं, एक प्रथम संधि और द्वितीय संधि, तो वो दोनों ही अगस्त में हुई थी, इसलिए मोटा मोटा अगस्त 1965 मान लेते हैं, 1765 मान लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर कब बने थे? देखिए, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1772 में ये बने थे और 1774 में वॉरेन हेस्टिंग जो हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। और लॉर्ड क्लाइव दोबारा कब आए थे भारत? तो ये 1765 में आए थे। ठीक है, और जो संधि की थी इलाहाबाद की संधि, वो क्लाइव ने ही की थी। तो इस तरह से आप सीक्वेंस देख लीजिए इसका। सबसे पहले क्या होना चाहिए इसमें? सबसे पहले बक्सर का युद्ध होना चाहिए, ऑप्शन 3। तो बाकी दोनों ऑप्शन तो हम पहले ही हटा देंगे। फिर क्या होगा? क्लाइव भारत आएंगे, क्योंकि क्लाइव ही इलाहाबाद की संधि करेंगे, तो मई में क्लाइव भारत आए, तो इसके बाद ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1। 3 के बाद 1। ठीक है, तो ये हट गया। फिर उसके बाद में इलाहाबाद की संधि करेंगे क्लाइव। ठीक है, और फिर वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर इसमें स्टार लगा हुआ है, क्योंकि इस प्रश्न में बोल रहे हैं कि इसमें त्रुटि है, वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बनाया गया, जो कि गलत है। हाँ ठीक है, इसमें ओके ओके ओके, सीक्वेंस तो सही था इसका, है ना, कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, फिर इलाहाबाद की संधि हुई, फिर क्लाइव भारत आए और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और फिर वॉरेन हेस्टिंग जो है ये गवर्नर जनरल बने थे। तो ये भारत के नहीं बल्कि बंगाल के बने थे। तो इस तरह से ऑप्शन इसका बी होना चाहिए। अगर ये सही होता तो ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, इसमें हमको देखना है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। ठीक है, क्लाइव ने जो है बहुत सुधार किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि पहले गवर्नर थे कहाँ के? बंगाल के। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। नहीं, और भी बहुत लोग थे, तो सबसे बड़े ब्रिटिश शासक में से ये नहीं थे, तो इसका आंसर यही गलत हो गया। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो द्वितीय का मतलब वही होता है जो उन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? हड़प की नीति। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया, वही कि क्लाइव ने सैनिक और असैनिक दोनों सुधार किए, और असैनिक सुधार में इन्होंने, क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार करना बंद करा दिया, आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया, जिससे कि मतलब उनकी इनकम बढ़ सके और कंपनी जो है वो ज़्यादा करप्ट ना हो सके। क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद किया जाए तथा जनवरी 1766 से ये कलकत्ता भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। ठीक है, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर कॉर्नवालिस ने तैयार की संरचना। ठीक है, ये तो आप पढ़े ही हैं।
आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे न्यायिक कार्य इन्होंने किए थे वॉरेन हेस्टिंग ने, और बाद में फिर कॉर्नवालिस ने न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सुधार किया। कॉर्नवालिस के समय में देखिए न्यायिक सुधार, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑप्शन गलत है। 1828 से 35, देखिए इनका टाइम पीरियड इतना ही था। 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। इसमें कोई बड़े युद्ध वगैरह नहीं हुए थे। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधार के कारण स्मरण, वही आप देख रहे होंगे बेंटिक का 1829 में इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और उसके बाद में फिर इन्होंने जो है वो ठगी वगैरह में भी काम किया था उस क्षेत्र में भी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने व्यक्तिगत के सिद्धांत, वही द्वितीय का सिद्धांत, वही जिसके अंतर्गत था कि जिस राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है उनका राज्य लॉर्ड डलहौजी हड़प लेते थे। जैसे झांसी की रानी का आप देख रहे होंगे कि वो दत्तक पुत्र थे, उन्होंने गोद लिया था, उनको लेकर के वो युद्ध लड़ रही थी, जो आप चित्र देखते होंगे एक। फिर इन्होंने क्या किया, वही सतारा 1848 में, तो इसका एक ट्रिक है, सताया बेत से, बेत का मतलब जैत को आप कर लीजिएगा, सताया बेत से, लेकिन संभल गए। फिर घाट पर फिकवा दिया, फिर भी उदय हो गया, और उदय कहाँ हुआ, झांसी की रानी के रूप में उदय हुआ, और फिर से जो है उसको नाग से डसवा दिया। ठीक है, कि सांप काट लिया, मर गए। तो इस तरह से, और ये तो सारे थे। इसके अलावा डलहौजी ने जो है अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया था, क्योंकि अवध में ऐसा उत्तराधिकार वाला सीन नहीं था, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी तो थे, तो ये आरोप लगा नहीं सकते थे, और अवध इनको हड़पना था, तो इस वजह से इन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्लाइव को मानते हैं, क्योंकि क्लाइव जो है वो क्या थे, पहले गवर्नर थे, प्लासी का युद्ध इन्होंने करवाया, ठीक है, उसमें विजेता रहे, और बाद में प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है उसके बोला जाता है कि बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए ये बहुत कम ये सुना होगा ये क्वेश्चन, और लेकिन अब नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए सुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला और राजा महीप नारायण सिंह, ये दोनों तो वहाँ के हैं, आपको पता होगा, है ना। तो ये हो गए राजा चेत सिंह। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया, अब आगे से नहीं भूलना है। ठीक है, इस विद्रोह में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग जो है इनको हराने के बजाय ये खुद भाग गए, और कहाँ शरण ली? चुनार में। ठीक है, चुनार के किले में शरण ली। 1781 की बात है, मतलब 1772 का ये एक्ट आ चुका है, और 1774 में वॉरेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन चुके हैं। उसके बाद की ये बात है, तो राजा चेत सिंह याद रखना है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जब हुई थी तो ये वॉरेन हेस्टिंग थे। यहाँ पर ये वॉरेन हेस्टिंग, मैंने लूसेंट की सीरीज में बहुत सारे वॉरेन हेस्टिंग के काम बताए हैं, उसी में से एक ये भी था कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, और इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। और इनका बंगाल का उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, 1774 से लेकर के 1785 तक। टोटल टाइम पीरियड वही बताया फिर से, 72 से 85 रहा है, जिसमें 72 से लेकर के 74 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे हैं, और 74 से लेकर के 85 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इसी को घेरे की नीति भी बोलते हैं, ये वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाई थी, और इसको वही घेरे की नीति देखे रिंग फेंस भी बोलते हैं। और ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली इनसे संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी की भावना से किया था, और इस समय कंपनी अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का कोशिश कर रही थी। वही बफर स्टेट का मतलब वही होता है कि जैसे ये कंपनी का राज्य हो गया, इसके चारों तरफ इन्होंने अपने अपने क्षेत्र बना लिए, ताकि जो और दूर वाले लोग हैं वो आकर के डायरेक्ट कंपनी पे कोई अटैक ना कर सके। ठीक है, तो अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने ऐसा ये नीति अपनाई थी। तो नाम ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली। कंपनी का उद्देश्य वही केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। वही ये जो है, जैसे नेपाल है वो आज के टाइम पे बफर स्टेट के रूप में काम करता है, किसके? इंडिया और चाइना। तो नेपाल से हम सुरक्षित रखेंगे तो इंडिया अपने आप सुरक्षित है। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, तो इस वजह से ये अफगानों से जो भय था तो वो अफगानिस्तान की तरफ पंजाब वगैरह को इसमें शामिल करते थे घेरे की नीति में। कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। ठीक है, क्योंकि
यहाँ है बंगाल, फिर इधर है अवध, और इधर है मराठे, इधर अफगान। तो इधर अफगानों से भी सुरक्षित रखेंगे और मराठों से भी सुरक्षित रखेंगे बंगाल को। वेलेजरी के आने से कंपनी की भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आ गया। वेलेजरी का उद्देश्य वही भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर रखने पर बाध्य किया गया। वही कि जिनको ये रक्षा प्रदान करते, जैसे अवध को रक्षा प्रदान कर रहे थे, तो ये कुल मिला के अवध को लग रहा था कि उनको रक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये अवध को नहीं कर रहे थे। किसको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे? खुद को। ठीक है। और वेलेजरी की सहायक संधि भी यही थी कि ये क्या करते थे, किसी से सहायक संधि किए और वहाँ पर अपनी सेना रख दी, तो वो सेना का जो बोझ उठाना होता था, खर्च वगैरह, वो संबंधित राज्य उठा रहा था, भारतीय राज्य। तो ये सेना के खर्च से भी बच गए। दूसरा इस चीज़ से भी बच गए कि अब वो राज्य इन पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि आक्रमण करने को सोचेगा भी तो उनकी सेना वहीं दबा देगी। तीसरा इन्होंने एक शर्त ये रखी थी कि ये जैसे मान लीजिए मराठों से इन्होंने सहायक संधि की, तो मराठा किसी और राज्य से कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो अंग्रेज़ों की परमिशन ना ले लें। ठीक है। तो जैसे इन्होंने हैदराबाद को, अगर मराठा इनसे कोई समझौता करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं जब तक अंग्रेज ना चाहें, और अंग्रेज नहीं चाहेंगे क्योंकि इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मराठा, हैदराबाद और मैसूर सब मिल करके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने लगे। तो इनकी ये नीति थी, इसमें 3 फायदे थे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस वही घेरे की नीति, और घेरे की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। इसका ऑप्शन सी हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।